आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, दया और हमदर्दी का एक छोटा सा कदम किसी परिवार के लिए सबसे भयानक दुस्वप्न कैसे बन सकता है। ये सिर्फ कोई डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे कुछ अनजान काली ताकतें हमारे घरों में बड़ी आसानी से घुसपैठ कर सकती हैं। रोहन और उसके पिता वीर की जिंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई जब उन्होंने एक ऐसे इंसान को अपने घर में पनाह दी जिसका इकलौता मकसद उनकी ऊर्जा और उनकी जवानी को निचोड़ लेना था। तो चलिए इस काले जादू की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे खौफनाक खेल के पीछे छिपे सुराग क्या कहते हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना डरावना है ना। आमतौर पर जब कोई बुजुर्ग हमारे दरवाजे पर आश्रय मांगता है तो हम उसे बेबस और लाचार समझते हैं, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। एक अनचाहा मेहमान जो खुद जवान होने और अपनी उम्र पलटने के लिए एक बेहद प्राचीन और काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई आम मेहमान नवाजी नहीं है, ये तो एक परजीवी यानी एक तरह के पैरासाइट की कहानी है जो धीरे धीरे अपने ही मेजबान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहा है। भाग 1, दरवाजे पर एक अजनबी। तो होता क्या है, एक तरफ हरिकिशन है, गांव से आया एक बूढ़ा कमजोर सा दिखने वाला पड़ोसी, और दूसरी तरफ है रोहन के पिता वीर। लेकिन अगले ही दिन रोहन कुछ ऐसा देखता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। हरिकिशन अब अचानक से बूढ़ा नहीं लग रहा है, वो जवान और ताकतवर होता जा रहा है, और इसके बिल्कुल उलट वीर बहुत ही तेजी से बूढ़े, कमजोर और दुबले होते जा रहे हैं। सच मानिए, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये सीधे सीधे ऊर्जा की चोरी है, और यहीं से इस विलेन का असली और भयानक मकसद पूरी तरह साफ हो जाता है। अब जरा इस पल की कल्पना कीजिए, ये वो समय है जब रोहन को एहसास होता है कि बात सिर्फ शारीरिक कमजोरी तक सीमित नहीं है। एक बेटा अपने पिता को आईने के सामने बिल्कुल सुन्न बैठा देखता है। वो बार बार पुकारता है, पापा पापा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, एकदम सन्नाटा। वीर की अपनी कोई इच्छा, कोई चेतना बची ही नहीं है। उनका शरीर बस एक बेजान कठपुतली बन चुका है जो किसी और के इशारों पर नाचने को मजबूर है। सच कहूं तो किसी के दिमाग पर इस तरह का पूरा कंट्रोल कर लेना ही इस काले जादू का सबसे खौफनाक हिस्सा है। भाग 2, काले जादू की रस्म। अब देखिए, काले जादू के बिना अपने कुछ बेहद सख्त नियम होते हैं। इसे हम 3 साफ और डरावने कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम, अपने शिकार के शरीर का कोई हिस्सा हासिल करना, जैसे कि उसके बाल। दूसरा कदम, उन बालों को एक जानवर की हड्डी से कसकर बांध देना। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, जैसे ही उस हड्डी को तोड़ा जाता है, शिकार को असहनीय दर्द होता है और उसका पूरा दिमाग उस तांत्रिक के कंट्रोल में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करके हरिकिशन वीर को मजबूर करता है कि वो अपना ही चेहरा आईने पर जोर से मारे। और हद तो तब हो जाती है जब वो वीर को अपने ही बेटे रोहन का गला घोंटने का आदेश दे देता है। ये सच में एक शैतानी ताकत का बहुत ही क्रूर प्रदर्शन है। और इस भयानक जादू को ऐसे ही नहीं चालू रखा जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हरिकृष्ण हर सुबह एक तांत्रिक अनुष्ठान करता है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? आग, खून, शमशान की राख और एक इंसान की खोपड़ी, जिसे कपाल कोठरी कहा जाता है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये आसपास का कोई आम टोना टोटका नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा विध्वंसक तांत्रिक कर्म है जिसे सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी चुराई हुई जवानी को बरकरार रख सके। ये नज़ारा रोहन के लिए ये समझने के लिए काफी था कि उसका पाला कितनी खौफनाक ताकत से पड़ा है। भाग 3, श्रापित टॉफी। अब माहौल थोड़ा बदलता है। बाल विद्या निकेतन स्कूल में बाल दिवस की रौनक छाई हुई है। चारों तरफ गुब्बारे हैं, रंग बिरंगे कपड़े और नृत्य प्रतियोगिताएं चल रही हैं। बच्चों की हंसी खुशी से पूरा स्कूल गूंज रहा है। लेकिन इस बेहद खूबसूरत और सुरक्षित लगने वाले माहौल के ठीक बीचों बीच एक जानलेवा अलौकिक खतरा छिपा हुआ है। रोहन, जो कि डरा हुआ और मजबूर है, उसे अपने ही दोस्त आरव को वो श्रापित टॉफी देनी पड़ती है। वही टॉफी जो हरिकेशन ने अपनी उस खौफनाक कपाल कोठरी से निकाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे ही आरव वो टॉफी खाता है तो क्या होता है। शुरुआत में तो एक अजीब सी शांति छा जाती है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि टॉफी खाने के कुछ ही देर बाद आरव अचानक से स्कूल से गायब हो जाता है। उस एक श्रापित टॉफी का सेवन एक ऐसे भयानक सिलसिले को जन्म देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 4, लापता बच्चा। चलिए इस पूरी रात के घटनाक्रम को जरा ध्यान से समझते हैं।
स्कूल का कार्यक्रम रात को भी चल रहा था। ठीक रात 8 बजे आरव का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मानो किसी शैतानी रूह ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो, और वो तेजी से अंधेरे में कहीं भाग जाता है। फिर समय होता है रात 8:45 का। स्कूल की बसें वहां से निकल जाती हैं, लेकिन आरव उनमें नहीं होता। और रात 12 बजते बजते जब आरव अपने घर नहीं लौटता, तो उसकी माँ की घबराहट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आरव को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित कर दिया जाता है। इस एक घटना से पूरे स्कूल प्रशासन और परिवार में भयंकर दहशत फैल जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल और पुलिस मिलकर आरव को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। पूरे शहर में पर्चे छपवाए जाते हैं, और इन पर्चों पर जो इनाम की रकम लिखी थी ना, वो इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आती है। पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। और यही किस्मत अपना एक अजीब खेल खेलती है। एक चोर जो पुलिस से बचकर भाग रहा था, वो गोपालपुर के एक खंडहर जैसे घर में जा छिपता है। उस भारी भरकम इनाम के लालच में आकर वही चोर पुलिस को उस जगह का सटीक पता दे देता है जहां हरिकृष्ण छिपा हुआ था। भाग 5, अंतिम टकराव। शव साधना, रक्तधारा, प्राणहारिणी शक्ति जगा। दोस्तों, ये महज कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो खौफनाक तांत्रिक मंत्र है जिसे हरिकृष्ण उस हड्डी को तोड़ने से ठीक पहले बुदबुदाता है। जब पुलिस और प्रिंसिपल उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो आरव के बालों से बंधी उस हड्डी को बेदर्दी से तोड़ देता है। ये मंत्र और उस हड्डी का टूटना, ये दोनों मिलकर आरव के अंदर एक जानलेवा और अनियंत्रित शैतानी ऊर्जा को जगा देते हैं। और इसके बाद वहां जो तबाही मचती है ना, वो सच में रूह कंपा देने वाली है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये काला जादू असल में कितना ताकतवर हो सकता है। आरव, जो कि महज एक छोटा सा स्कूल का बच्चा है, इस शैतानी प्रभाव में आकर एक अकल्पनीय ताकत हासिल कर लेता है। वो स्कूल की प्रिंसिपल पर बेरहमी से हमला करता है और उनका चेहरा सीधे जलती हुई आग में धकेल देता है। जब एक इंस्पेक्टर आरव को रोकने के लिए उस पर अपनी बंदूक से गोली चलाता है, तो सोचिए क्या होता है। आरव पर उस गोली का कोई असर ही नहीं होता। वो उल्टे उस इंस्पेक्टर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। ये पूरा नज़ारा पूरी तरह से खौफनाक और किसी भी इंसानी तर्क से बहुत परे है। भाग 6, एक दुखद अंत। अब यहाँ एंट्री होती है रोहन की। रोहन, जो ये सब कुछ छुप के देख रहा था, वो बहुत ही होशियारी से काले जादू के उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करता है जिन्हें हमने भाग 2 में समझा था। याद है ना? अगर बालों को हड्डी से बांधकर तोड़ने पर किसी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ये नियम खुद हरिकृष्ण पर भी तो लागू होना चाहिए। रोहन चुपके से हरिकृष्ण के पीछे जाता है, उसके बाल काटता है, उन्हें एक हड्डी से कस कर बांधता है और फिर झटके से उस हड्डी को तोड़ देता है। और जैसे ही वो हड्डी टूटती है, हरिकृष्ण के शरीर की हड्डियां जोर जोर से चटकने लगती हैं। अंत में रोहन उस हड्डी को आग में फेंक देता है और वो शैतान तांत्रिक अपनी ही जलाई हुई आग में जिंदा जलकर राख हो जाता है। अगर हम इस पूरी घटना के परिणामों पर एक नजर डालें, तो समझ आता है कि इस जीत की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ी। रोहन के पिता वीर जादू के चंगुल से आजाद हो जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। प्रिंसिपल को गंभीर हालत में बचाकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। हरिकृष्ण, जैसा कि हमने देखा, अपने ही रचे चक्रव्यूह में जलकर खाक हो जाता है। लेकिन सबसे दुखद पहलू है आरव। आरव जादू के प्रभाव से आजाद तो जरूर हो जाता है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई उस गोली के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। शैतान तो मारा गया, लेकिन इस सब में एक बेकसूर मासूम बच्चे की जान चली गई। इस पूरी कहानी का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक आखिरी सवाल है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, हरिकृष्ण कोई पराया या दानव जैसा दिखने वाला जीव नहीं था। वो तो एक जाना पहचाना इंसान था, एक आम सा बुजुर्ग पड़ोसी, जिसने अपनी भयानक सच्चाई को एक बहुत ही सीधे साधे नकाब के पीछे छुपा रखा था। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी दूसरों की ऊर्जा चूसने वाली ताकतें इतने साधारण और आम रूप में हमारे बीच मौजूद हो सकती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जिन्हें हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं, उनके असली और भयानक रूप अभी भी हमसे छिपे हुए हों? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी यकीनन आपके दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहेगा।